रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 4। अमेली तुरंत स्कूल के लिए निकल गई, लेकिन अनुराधा परेशान होकर वहीं खड़ी रह गई। सिमरन ने दिलासा देती हुई कहा, दीदी प्लीज आप परेशान ना होइए, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। वैसे हम इतनी सालों से दूर ही तो थे, अब जाकर हम सब एक साथ हैं तो फिर क्यों डरना। सिमरन की बात सुनकर अनुराधा थोड़ी रिलैक्स हो गई, फिर भी वो थोड़ी सी परेशान थी। यहाँ अमेली स्कूल के लिए लेट हो गई थी, तभी उसके सामने रोल रॉयल्स आकर खड़ी हो गई। अमेली जब देखा कि एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी है, तो उसने तुरंत पहचान गई। ड्राइवर सीट पर बैठा इंसान जल्दी से अंदर बैठने के लिए कहा। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि विक्रमादित्य था। अमेली भी अब माना भी नहीं कर सकती थी, उसने जल्दी जाकर अंदर बैठ गई। अमेली 10 मिनट में स्कूल पहुंच गई और उसने विक्रमादित्य को जल्दी से बाय कहकर वहां से भागी। मन में ही कहने लगी, थैंक गॉड क्लास शुरू होने में बस 5 मिनट ही बचा है, वरना मिस कर देती। अमेली को अब जाकर थोड़ी रिलैक्स हुई। शाम 4 बजे स्कूल खत्म हो गया। अमेली जल्दी से बिंदु को बाय बोलकर वो सीधे घर खरीदने के लिए हाउस एजेंट के पास गई और उसने अच्छे एरिया में घर खरीदने की बात की। मैडम, आपको सनराइज लक्सुरी सोसाइटी में एक घर है, चाहो तो आप देख सकती है, एजेंट ने कहा। ठीक है, क्या आप मुझे वो घर दिखा पी सकते हैं? अमेली ने पूछा। जी मैडम जरूर, आइए मेरे साथ। इतना कहकर वो दोनों वहां से सनराइज सोसाइटी की तरफ चले गए। अमेली ने उस घर को देखा, उसे एक ही बार में पसंद आ गया था और उसने तुरंत ही घर को खरीद लिया और वहीं दूसरी सोसाइटी में 3 घर खरीद लिया। ये तीनों घर अमेली के घर के पास ही था तो जल्दी से वहीं पर ले ली। अपनी ही सोसाइटी में लेने वाली थी, लेकिन वहां पर एक भी घर नहीं था सेल पर, सब बिक चुके थे। इसलिए अमेली दूसरी तरफ लेना पड़ा, क्योंकि उसे बहुत ही जल्दी से ये काम खत्म करना था। सब डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिया, इतनी तेजी से खत्म हुई कि एजेंट भी हैरान था और बहुत ज्यादा खुश भी। आज उसने एक साथ 4 घर खरीदे थे। अमेली जल्दी से पेमेंट करके घर के लिए निकल गई। अगले दिन ही अमेली ने अनुराधा और सिमरन को घर खरीदी हुई बात बताई। वो लोग हैरान तो थे, लेकिन बाद में नॉर्मल हो गए। मोम, हम आज ही शिफ्ट हो जाएंगे नई घर में, मैं स्कूल जाकर आती हूँ, तब तक आप सब सामान पैक कर लीजिए, शाम को यहाँ से निकल जाती है, ठीक है ना? अमेली ने कहा। सिमरन ने कहा, हाँ बेटा ठीक है, हम सब पैक कर लेते हैं, तुम स्कूल जाकर आओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। इसी तरह अमेली की पूरी क्लास खत्म करके अपनी घर चली गई। आज उन्हें नया घर में शिफ्ट होना था। फिनोय वो जगह पर पहुंच गए। जब वे तीनों उस घर को देखा तो वो एकदम से हैरान रह गए। वाह, कितना सुंदर घर है, अनुराधा ने कहा। हाँ दीदी, सच में बहुत ही सुंदर। चले अंदर। अमेली ने उन लोगों को अंदर लेकर चली गई। सच में वो घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। घर के सामने बड़ा सा गेट, एंटर होते ही बड़ा सा हॉल, राइट साइड में वेस्टर्न स्टाइल किचन और वही लेफ्ट साइड में डाइनिंग एरिया और 2 बेडरूम थे और फर्स्ट फ्लोर पर 3 कमरे थे। सेकंड फ्लोर पर 2 कमरा था, जो कि अमेली के लिए बेडरूम और उसके बगल में स्टडी रूम। अमेली सेकंड फ्लोर पर इसलिए शिफ्ट हुई थी क्योंकि वो एक हैकर भी थी, इसलिए उसके काम में कोई भी दखलबाजी पसंद नहीं था। हालांकि उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, फिर भी वो चाहती थी कि वो काम करने की जगह एकदम शांत रहे। आज विक्रमादित्य बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। सामने खड़ा इंसान डर के मरे कांप रहा था। वो एक पुलिस कांस्टेबल था। बताओ किसने किया ये सब? विक्रमादित्य ने रौबदार आवाज में कहा। सर सच में मुझे कुछ नहीं पता, उस कांस्टेबल ने डरते हुए कहा। तुझे शर्म नहीं आती कि हमारे देश के साथ गद्दारी करते हुए हमारे देश का ही नमक कहते हो और उन्हीं के नमक हलाल करते हो? विक्रमादित्य के साथ खड़ा निरूप ने कहा। सर सच में मैंने कुछ नहीं किया है, इन सब में मेरा हाथ नहीं है। मैं तो सेकंड शिफ्ट ड्यूटी पर था, लेकिन मैंने उन सबको भगने में मदद नहीं किया। प्लीज सर मेरा यकीन कीजिए, कांस्टेबल गिड़गिड़ाते हुए कहा। विक्रमादित्य बस उसे एकटक उसे ही देखे जा रहा था। अविनाश कुछ सोचते हुए कहा। बॉस, मुझे लगता है कि कोई है जो उन टेररिस्ट को भागने में मदद किया है। वो भी शाम का समय ही चुना है कि भागने में आसान हो। शाम का समय तो सेकंड ड्यूटी वाले रहते हैं, लेकिन वह तो बहुत सारे कांस्टेबल थे। अगर कोई भी इंसान चोरी करने के बाद चोरी की हुई सामान को अपने पास तो नहीं रख सकता था ना? उसी तरह सेकंड ड्यूटी पर रहने वाले कांस्टेबल शाम का समय क्यों चुनते? सबको पता है छोटी सी गलती की होती तो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरी छानबीन करते हैं। इसलिए मुझे शक फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों पर हो रही है। जब अविनाश की बातें सुनी तो विक्रमादित्य हैरान नहीं हुआ,
क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा था। सेकंड शिफ्ट वाले अलग समय चुनते, कोई तो है। विक्रमादित्य कुछ गहरी सोच में डूब गया। निरूप, इसका पता लगाओ कि इन सबके पीछे कौन है, और हेड कमांडर अफसर को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दो। ओके, विक्रमादित्य उठते हुए कहा। ओके सर, निरूप ने तुरंत जवाब दिया। अविनाश और विक्रमादित्य दोनों ही वहां से चले गए। अमेली अब तेजी से सब काम खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उसके पास समय भी बहुत कम था अपना बिजनेस स्टार्ट करने में। निरूप, इसका पता लगाओ कि इन सबके पीछे कौन है, और हेड कमांड ऑफिसर को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दो। ओके, विक्रमादित्य उठते हुए कहा। ओके सर, निरूप ने तुरंत जवाब दिया। अविनाश और विक्रमादित्य दोनों ही वहां से चले गए। अमेली अब तेजी से काम कंप्लीट करना चाहती थी, क्योंकि अब दुश्मन का पहला वार शुरू हो गया था, वो भी ओबरॉय पैलेस से। उसने जल्दी से सभी क्लास को खत्म करके ब्यूरो रजिस्टर हेड ऑफिस चली गई। हेड ऑफिस क्लोज होने में आधा घंटा बाकी था। अब शाम के 5 बज रहे थे। अमेली को सबसे पहले 3 काम करने थे। पहला, उसका नाम में थोड़ा सा चेंज करवाना। दूसरा, टेक्निकल कंपनी रजिस्टर करवाना। और तीसरा था जूलरी शोरूम के लिए रजिस्टर करवाना, क्योंकि उसकी पूरी शक्तियों को इस्तेमाल करने का ठान लिया था। लेकिन उसकी दुश्मन अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाले थे, और अपनी परिवार को भी सेफ रखना था। इसलिए उसने अपनी पावर को सही इस्तेमाल करने का सोचा, और फिर तुरंत ऑफिस के अंदर जाकर पहला, अपना नाम थोड़ा बदलाव करवाना था। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी काउंटर पर बैठकर उबासी लेते हुए कान खुजला रहा था। ये देख अवनी थोड़ी चीड़ गई। पता नहीं, इतनी बेपरवाह से बैठे हैं, इन्हें देख ऐसा लगता है जय सब्जियों के मार्केट में सब्जी बेच रहा हो। मन में ही बुदबुदाते हुए कहने लगी। आह, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे नाम को थोड़ा चेंज करके देंगे प्लीज? अमेली ने उस आदमी से पूछा। उस आदमी ने बेपरवाह से उसे देखा, फिर कहा, नाम? कैसा नाम? कौन सा नाम? अमेली पता चला गया कि ये आदमी काम में बहुत ही आलसी है, और पुकात में सैलरी लेकर मजे करता है। अब अमेली को और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना था, इसलिए उसने अपनी आंखों से हिप्नोटाइज करके उसका पूरा काम करने को कहा। वो आदमी अवनी की आंखों में देखने लगा। वो आदमी इतनी जल्दी हिप्नोटाइज नहीं होने वाला था, बस इसलिए हुआ था कि अवनी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो आदमी अमेली को ही देखे जा रहा था। अमेली जल्दी से फायदा उठाकर हिप्नोटाइज कर दिया। वो आदमी जल्दी उठ खड़ा हुआ और अमेली को एक एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया और कहा, फील करके दो। अमेली ने जल्दी दे फॉर्म फील कर दिया। बस कुछ ही सेकंड लगाए थे फील करने में, और जल्दी से उस आदमी को दे दिया। पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में 10 मिनट लगाए, और अमेली अपनी सर्टिफिकेट भी मिल गया। उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था, अमेलिया ओबरॉय। इससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। अब उसे दूसरे ऑफिस में जाना था रजिस्टर करवाने। उसने फर्स्ट फ्लोर पर चली गई और वहां जाकर अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स दे दी और एक एप्लीकेशन भी दे दी कि एक टेक्निकल कंपनी खोलने की। वहां पर भी वही प्रॉब्लम शुरू हो गया, लेकिन इस बार एक अधेड़ उम्र की महिला थी। उसने घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। समय थो और 20 मिनट था, लेकिन वो औरत काम ना होने की वजह से जल्दी जा रही थी। तभी अमेली उसे सारे डॉक्यूमेंट्स दे दी। इससे वो औरत तेज गुस्से में आ गई। अमेली को पता चल गया कि ये औरत क्या करने वाली है। उसने तुरंत उसको भी हिप्नोटाइज कर दिया। वो औरत चुपचाप आकर अपने डेस्क पर बैठ गई और अपना काम करना शुरू कर दिया। एक कंपनी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और दूसरा कंपनी का भी रजिस्टर करवाने लगी। अमेली बस उस औरत को ही देख रही थी जो चुपचाप अपना काम कर रही थी। फाइनली सारा काम पूरा हो गया और वो वहां से तेजी से चली गई। जब अमेली ब्यूरो ऑफिस से बाहर आई हुई थी, तब समय शाम का 5:35 हो गए थे और वहां से एक टैक्सी लेकर बस्ती की ओर चली गई। लगभग 20 मिनट के बाद वो बस्ती पहुंच गई। कृष्णा भाई, कविता भाभी, अमेली ने आवाज दी। तभी वे दोनों बाहर आ गए, साथ ही साथ रामू, चंदा, गोपी, गहना, वो भी आ गए। अरे अमेली, तुम आओ, अंदर आओ, कृष्णा ने कहा। अरे आप सब यहाँ हैं, ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ पर हैं, अमेली ने कहा। अमेली ने देखा कि सबकी चेहरे उतरी हुई है। अमेली को पता चल गया कि कोई तो जरूर बात से परेशान है। अमेली ने पूछा, क्या हुआ भैया, कोई परेशानी है? अगर है तो मुझे बताओ, क्या बात है? वो क्या है ना, हमें ये जगह को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की 2 दिन में बस्ती को खाली करने गया है, और ऊपर से 1 हफ्ते से कोई भी काम नहीं मिला है। इससे पैसों की तंगी हो गई है। बस्ती को खाली करने को गया है, गोपी ने कहा। हम तो कुछ भी करके गुजरा कर लेंगे, लेकिन बच्चों की देखभाल की जरूरत तो पड़ेगी ना। यही सोच कर परेशान हो रहे हैं।
कविता ने कहा। कृष्णा चुप था। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ। ये सुन वे सब कंफ्यूज और अजीब नजरों से अमेली देखने लगे। उनमें से कोई कुछ कह पाते। अमेली और आगे कहा, अरे भाई मैं एक खुशखबरी लेके आई हूँ। यैन सुन वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। देखो भाई, मैं 2 कंपनी खोल रही हूँ, एक टेक्निकल की दूसरी ज्वेलरी की। इसलिए मुझे आपकी जरूरत है। आपको मैं सैलरी भी दूंगी और रहने के लिए घर भी। मैंने आप लोगों के लिए अपार्टमेंट में 2 BHK के 3 अपार्टमेंट लिया है, वो भी मेरे घर के पास व्हाइट वर्ल्ड के सोसाइटी में। आपको कोई रेंट वेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे तीनों घर मैंने आप लोगों के नाम पर कर दिया है। ये सुन वे सभी हक्के बक्के रह गए। अमेली, तुम ये क्या बोले जा रही हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हमारे लिए ये सब। कृष्णा ने कहा। भैया, आपको कोई परेशान और होने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने भैया और भाभियों को अच्छे लाइफ देना चाहती हूँ बस। उसकी ये बातें सुन वे सब इमोशनल हो गए। लेकिन अमेली, तुम्हें सारा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिला? इस सवाल से सब अमेली को देखने लगे। अमेली थोड़ी असहज महसूस करने लगी। एक गहरी सांस लेकर छोड़ी, फिर कहा, भैया वो क्या है ना, मैं एक हैकर हूँ। तो आप सबकी डॉक्यूमेंट्स की रिकॉर्ड्स कलेक्ट कर लिया था। ये सुन कृष्णा, गोपी, रामू समझ गए और वे तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान भी, क्योंकि वो तीनों अच्छा खासा पढ़ाई की हुए थे। और औरतें नहीं समझी, वे सभी को तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहा था। अमेली, हम क्या कहे, हमें तो कोई शब्द ही नहीं मिल रही है। कृष्णा ने कहा। ओहो भैया, प्लीज हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो बता रही हूँ सुनिए। भैया, मैं आप तीनों को टेक्निकल कंपनी में जॉब पर ले रही हूँ। सैलरी पैकेज तो कल पता चल जाएगी। और आप भाभियों, आपको मेरे दूसरी कंपनी यानी ज्वेलरी कंपनी में जॉब पर ले रही हूँ। इससे आपकी हेल्प भी हो जाएगी और मुझे भी। क्या कहते हो? अमेली ने कहा। अमेली, तुम हमें सैलरी भी नहीं देती ना तो भी हम जरूर तेरे साथ काम करते। ये कहने की जरूरत नहीं थी, बस ऑर्डर दे देती, गोपी ने कहा। हाँ अमेली, तुमने हमारे लिए रहने के लिए घर दिया, एक छत दिया है, तो हम इतना तो कर सकते हैं ना, कविता ने कहा। आपको सैलरी भी मिलेगी और घर भी। अच्छा ये सब छोड़ो, आप सब कल सुबह व्हाइट वर्ल्ड अपार्टमेंट में आ जाना, जरूरी सामान लेकर। और रहा एड्रेस, और आते वक्त मुझे कॉल करिएगा। और भैया, हमें जल्द से जल्द काम भी शुरू करना है। और ये रहा आपकी घर की चाबी और पेपर्स, आपके पास रख लीजिए। और मैंने आते वक्त 3 लाख रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, आपको तो मैसेज आई होगी ना। और आते समय मैंने आप सबके लिए खाना भी लेकर आ गई थी, ये लीजिए, अमेली ने कहा। अरे हाँ, अकाउंट में तो पैसे 1 लाख रुपए जमा हुए हैं, रामू ने कहा। अमेली ने तीनों परिवार को 1-1 लाख ट्रांसफर कर दिए थे। कृष्णा, रामू और गोपी अच्छे खासे पढ़े लिखने में अच्छा खासा पढ़ाई किए हुए थे, लेकिन काम ना मिलने की वजह से जो काम मिलता था वही काम कर लिया करते थे। और रही घर की बात, तो जब अमेली खुद के लिए घर ले रही थी उसी समय एजेंट को कहकर एक सोसाइटी में 3 फैमिली के रहने के लिए घर खरीद लिया था। अमेली उन सभी को डॉक्यूमेंट और घर की चाबी को इनके हाथ में देकर कहा, भैया मैं कल सुबह स्कूल जाऊंगी, शायद मैं ना रह पाऊँ उस वक्त, इसलिए आपको ये सभी डॉक्यूमेंट दे रही हूँ ताकि आप शिफ्ट हो जाए। वो का सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है, इसलिए वह जाकर ये डॉक्यूमेंट्स दिखा देना सिक्योरिटी गार्ड को। मैंने भी पहले कह रखा है, फिर भी एक बार आप भी बता देना, ठीक है? और स्कूल खत्म होने के बाद आपसे मिलने आऊंगी। इतना कहकर वो जाने लगी तो कविता, गहना और चंदा तीनों आकर अमेली से गले लग गई। बहुत बहुत शुक्रिया अमेली बहन, चंदा ने बोली। हाँ, हम सब आपकी आभारी है, अमेली, कविता ने बोली। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो आप लोगों की शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप लोगों ने उस वक्त मदद की थी जब मेरे साथ कुछ भी नहीं था, ना रहने के लिए घर और नहीं खाने के लिए खाना। तब आपने मुझे सहारा दिया था, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी भाभी। और प्लीज ये बार बार थैंक यू ना बोला कीजिए प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलो कल मिलते हैं फिर, मैं चलती हूँ, और हाँ खाना खा लीजिएगा, बाय सबको, अमेली बोलकर वह से चली गई। यहाँ सब बहुत ज्यादा खुश थे, उनका सपना पूरा हो गया था। वे सब एक छोटे से गांव से मुंबई आए हुए थे, कुछ कमाने के लिए, लेकिन हालत ऐसा बन गया कि कमाने का तो छोड़ो, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। मिलता भी बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिलता था। यहाँ अमेली भी सारा काम खत्म करके घर वापस आ गई थी। उसने आकर देखा कि माँ और बड़ी माँ दोनों नानजी के पास बैठकर कुछ बातें कर रही थी। तभी उन सबकी नजर अमेली पर पड़ी जो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। अरे बेटा, आ गई तुम, आओ जल्दी खाना खाते हैं, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, सिमरन ने कहा।
जी माँ, मैं अब जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ, अमेली ने कहकर वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। सब खाना खा के बाहर सब बातें करते हुए बैठे थे। आज क्या क्या हुआ सब बता रही थी। तभी अनुराधा ने कहा, अमेली बेटा, आपकी बड़ी बुआ और बड़ी मामी दोनों मिलकर पुराना घर गई थी। वो हमें ना देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वही बाजू घर वाले ने आपके नानाजी के फोन करके बताया। ये सुन अमेली फिर से उसकी दिमाग में यादें दौड़ने लगी और मन में कहने लगी, बड़ी बुआ और बड़ी मामी, हम आप सब टेंशन ना लीजिए, आप आराम लीजिए, ये सब मैं खुद हैंडल कर लूंगी, अमेली ने दिलासा देते हुए बोली। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, राजगोपाल ने बोला। नहीं डैड, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपको क्या पता था ये सब होने वाला है, अनुराधा ने बोली। नहीं बेटा, मैं दोषी शादी ना की होती तो ये सब कैसे होता। वैसे पुराना जमाने से चलता आ रहा है, सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही रहेगी। ये तो साबित करके रख दिया आज, राजगोपाल ने पश्चाताप के साथ कहा। नाना जी कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा आपका हर एक इज्जतदार पोजीशन वापस पा सकेंगे, अमेली ने कहा। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, राजगोपाल ने कहा। माँ, बड़ी माँ, बुआ और मामी ने कुछ कहा क्या, अमेली ने पूछा। हाँ, बाजू घर वाले कह रहे थे कि वो बहुत ही गंदी गालियां देकर गई है, और तो और हम जहां पर भी रहेंगे वो हमें जीने नहीं देंगे, अनुराधना ने बताया। अच्छा, कोई बात नहीं मॉम, बस अब देखते जाइए मैं क्या करती हूँ, उन लोगों की दिमाग ठिकाने पर कैसे लाती हूँ, अमेली ने शैतानी मुस्काने साथ कहा। दूसरी तरफ विक्रमादित्य आज सीन पैलेस में आया हुआ था। सब लोग देखा कि विक्रम आया हुआ है तो सबसे पहले उसकी छोटी चची भागकर उसे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, आज बहुत ज्यादा थक गए हो। अरे थक गए होंगे, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, आओ जल्दी खाना खा लो, आओ बेटा। उसकी ऐसे बातें सुन सब के सब मुस्कुराने लगे और विक्रमादित्य बहुत बड़ी स्माइल के साथ खुशी के साथ जाकर बैठ गया। आप दोनों ना, तनुजा और तेजस्विनी दोनों एक साथ बोल पड़ी। खुशी विक्रमादित्य को खाना परोस रही थी और विक्रमादित्य खाते खाते तारीफ भी कर रहा था। खुशी तपाक से बोल पड़ी, क्या तुमने अमेली से मिला। उसकी ये सवाल सुन सब आपने अपने काम में बिजी थे, वे सब एकदम से शांत हो गए। विक्रम भी खाते खाते वहीं पर ही रुक गया और खुशी को देखने लगा जो उसे ही आस भरी निगाहों से देख रही थी। हम नहीं मिला, ये सुन सबके चेहरे पर उदासी छा गई जो कुछ देर पहले बड़े आस भरी निगाहें से देख रहे थे। विक्रम फिर से आगे कहा, लेकिन मैं कल जरूर मिलता। ये सुन सबके चेहरे पर खुशी की फूल खिल गई और देख के विक्रम को मन ही मन हंसने लगा और अमेली को याद करने लगा। यहाँ अमेली को भी विक्रमादित्य की याद आ गई, खुद उसे ही नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। विक्रम खाना खा के अपने कमरे आ गया था और बाहर चांद की रोशनी को देखते हुए अमेली को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। पता नहीं क्यों, यहाँ अमेली भी अपने कमरे में आ गई थी, उसको भी वही हाल हो रहा था। दोनों की एक ही एहसास। अमेली बस एक टक मोबाइल को ही देख रही थी, तभी उसका मोबाइल बीप हुआ। अमेली ने देखा कि मैसेज आया हुआ, वो भी विक्रमादित्य का, तो वो उछल कर बैठ गई और मन में बहुत ज्यादा खुश भी हो रही थी। उसने तुरंत तो जवाब नहीं दिया, लेकिन टाइप करके थोड़ा लेट करके सेंड कर दिया। हेलो मेरे दोस्तों, मैंने तीसरा नॉवेल को भी रिलीज कर दिया। बस तुम चाहो तो आप पढ़ सकते हैं और आपका ढेर सारा प्यार इस कहानी पर भी बरसाएगा जरूर। अगला दिन, आज अमेली को बहुत सारे काम करनी थी। उसने पहले ही आज जो जो काम करनी थी उसने पहले ही सारे प्लानिंग बनाकर रख ली थी। वो तैयार होकर सबके साथ नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल गई। यहाँ दूसरी तरफ कृष्णा और उनकी परिवार, साथ ही साथ गोपी और रामू के फैमिली भी सब अपने नए घर में आ गए थे। उनके इतना अच्छा घर को देखा वे सभी बहुत ज्यादा खुश थे। एक एक करके सब सामान का शिफ्ट करने लगे। स्कूल में अमेली अपने स्कूल में पढ़ाई करते हुए बैठी हुई थी। बिंदु भी कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। तभी अमेली ने पूछा, क्या तुम आज फ्री हो। हाँ हूँ, क्यों, क्या हुआ, बिंदु बुक पर निगाहें टिकाते हुई बोली। हाँ एक काम था, इसलिए, अमेली ने बोली। कैसा काम एमी, बिंदु इस बार अमेली को देखते हुई पूछा। सभी क्लास खत्म होने के बाद ही बताऊंगी, अमेली ने बोली। ठीक है, बिंदु ने जवाब दिया। तभी उनके क्लास में उनके क्लास टीचर आ गई। टीचर का नाम था नविथा, जो इंग्लिश पढ़ाती थी। वैसे पुरानी अमेली को इंग्लिश तो नहीं आती थी, भले ही बड़े घर की बेटी हो, लेकिन खुराना फैमिली वाले उसे ठीक से एजुकेशन नहीं दे पाए थे। इसके वजह से वो पढ़ाई में बहुत ही पीछे रह गई थी।
मैथ्स और इंग्लिश दोनों उसके लिए खतरा जैसा ही फील होती थी, लेकिन अब अमेलिया थी, इसलिए उसे कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं लगता था, इसलिए इस बार डरने कोई जरूरत नहीं थी। टीचर नवी ने अनाउंस किया, नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आप सभी जाकर नोटिस बोर्ड में टाइम टेबल चेक कर लीजिए, ठीक है? सब स्टूडेंट आपस में बात करने लगे थे। कुछ देर तक क्लास लेकर उनकी टीचर वहां से चली गई। अमेली और बिंदु कैंटीन में जाकर कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। वे दोनों ऑर्डर आने तक कुछ बातें करने लगे। तभी उनकी टेबल पर आकर सोनिया और अरुणिमा दोनों ही आकर अमेली और बिंदु के टेबल पर बैठ गई। सोनिया मजाकिया लहजे में कहने लगी, अमेली, तुम इतना अच्छा खाने को ऑर्डर दे रही हो, पैसे कहाँ से ला रही हो? हाँ सोनिया, इससे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो चुपचाप यहां से चली जाओ, अमेली बोली। वैसे अमेली, जहां तक मुझे पता है तुम तो हमारे घर तो छोड़ ही चुकी हो, तो अब कहाँ रह रही हो और अपनी गुजर कैसे कर रही हो? उसकी बात सुन अमेली को बहुत तेज गुस्सा आया था, क्योंकि इनके वजह से ही ओ की बहन पुरानी अमेली की जान चली गई थी। ऐसे में वो चुप कैसे रह सकती थी? तुम अपनी चोंच को न बंद रखो और एक बात कान खोलकर सुन लो, जाकर अपनी बड़े ताऊ जी को और पूरी परिवार को बता देना कि बहुत जल्द ही अमेली, यानी कि अमेलिया, उनकी सारी प्रॉपर्टी, अरे नहीं नहीं, मेरी और मेरी माँ की सारी प्रॉपर्टी को वापस सब कुछ छीनने आने वाली है। जाकर ना बता दो हमारे टुकड़कों के बल पर जी रहे खुराना लोगों को, अमेली ने गुस्से में बोली। ये सुन सोनोया को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो उठकर अमेली को मरने ही वाली थी, तभी अमेली ने इतनी तेजी से सोनिया के गाल पर चांटा मारा कि किसी को भी समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। सोनिया की गाल सुनने पड़ गए थे। बस अगली बार ना ऐसी गलती दोबारा ना मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अमेली ने दांत भींचते हुए कहा। कुछ ही देर में खाना भी ऑर्डर आ गया। वे दोनों खाना खा के चली गई। सोनिया बस उसे ही घूरे जा रही थी और वो भी गुस्से में वहां से चली गई। आधे घंटे की बाद सोनिया साइड जाकर उनके माँ के सामने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। माँ, मुझे अमेली ने मारा स्कूल में, वो भी सबके सामने। उसकी माँ ये सुन आग बबूला हो गई। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत करने लगी है। रूखो आपके पापा और बड़े पापा को आने दो, बताती हूँ। उसकी औकात भूल गई है। इतना कहा कर उसकी बेटी के गाल सहलाने लगी। सोनिया इसके आगे कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठ गई। अमेली ने जल्दी से बिंदु को लेकर व्हाइट वर्ल्ड अपार्ट में आई। उसके साथ बिंदु भी थी। उसने पूछा, अमेली, हम यहाँ क्यों आए हैं? अमेली इस बार बिंदु की तरफ मुड़ी और कहा, बिंदु, आज मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करने जा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। कंपनी की बात सुन बिंदु की उनके फटी की फटी रह गई। क्या कंपनी? कौन सी कंपनी खोलने जा रही है? बिंदु ने पूछा। बस तुम देखती जाओ, चलो अब अंदर, अमेली बिंदु की हाथ को पकड़कर अंदर की ओर ले जाते हुए कहा। कुछ ही देर में एक दरवाजे के सामने खड़े होकर बेल बजाने लगी। तभी अंदर से दरवाजा खोल गया। सामने कविता को देख अमेली मुस्कुराई और कविता भी हंसते हुए उनको अंदर आने के लिए कहा। भाभी, हो गया सारा सामान शिफ्ट? अमेली हर तरफ देखते हुए कहा। हाँ अमेली, तकरीबन सब हो गया है, लेकिन थोड़ा सा रसोई घर का करना है, बस सब पूरा काम हो जाएगा, कविता ने खुश होते हुए कहा। दीदी, हमने कुछ खाने के लिए खाना लेकर आए हैं। पीछे से चंदू की आवाज आई। चंदू और गहना खाना बनाकर लेकर आई थी। वहां अमेली को देख बहुत ज्यादा खुश थी और दूसरी लड़की को देख थोड़ी सी कंफ्यूज थी। अमेली, तुम आ गई, अच्छा हुआ, अभी अभी खाना गर्मा गर्म बनाकर ले हूं। और ये कौन है? आपकी दोस्त है? गहना ने पूछा तो अमेली ने हंसते हुए जवाब दिया, जी गहना भाभी, ये मेरी दोस्त बिंदु है। बिंदु, ये है मेरी भाभियां। बिंदु को पता था, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुई थी, क्योंकि अमेली पहले से ही बिंदु को इनके बारे में बता दिया था। जी नमस्ते, बिंदु ने विनम्र से अभिवादन किया। जी नमस्ते, वे तीनों ने भी किया और आगे कहा, तुम भी हमें भाभी कह सकती हो। बिंदु भी हंसते हुए जवाब दिया, जी भाभी। ये सुन सब हंसाने लगे। कुछ देर सब लोग बातें करते करते सभी काम को खत्म कर लिया था और खाना खाने के लिए बैठ गए। तभी कृष्णा, रामू और गोपी भी आ गए थे। अरे अमेली, तुम आ गई? कृष्णा ने पूछा। जी भैया, आप लोग कहाँ गए थे? अमेली ने पूछा। वो थोड़ी सी सब्जी लेने गया था और बच्चों को भी साथ लेकर गया था, और साथ ही साथ ये दोनों भी आ गए थे मेरे साथ घूमने, कृष्णा ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, आप लोग भी बैठ जाइए खाना खाने, और हमें बिजनेस के बारे में बात भी करनी है, अमेली ने कहा। हाँ ठीक है। सब लोग फ्रेश होकर खाना खाने बैठ गए।
लेकिन बिंदु के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। सब लोग खाना खा के हाल में आकर बैठ गए। अमेली कुछ बोलने को हुई तो उससे पहले बिंदु ने बोलना शुरू कर दिया। अमेली, तू कब से ये सब प्लानिंग कर रही थी और कौन सी बिजनेस करने जा रही हो? क्या मैं भी आपके साथ? अमेली ने पाहे यूज एक नजर देखी, फिर कहा, देखो बिंदु, मैं पहले से ही ये सब प्लानिंग बना रही थी और अब जाकर मुझे इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का समय मिला है। क्या तुम भी हमारे साथ काम करना चाहती हो? अमेली ने सवाल किया। हाँ, बिंदु ने जवाब दिया। ठीक है। अमेली ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, इस बात यहीं पर ही खत्म कर दिया और सबके तर्क मुड़कर कहने लगी, भैया भाभी, मैं ठीक 2 दिन बाद ये काम शुरू कर देंगे। इसलिए कृष्णा भैया, क्या आप एक दुकान को रेंट पर ले लेना? कल मैं स्कूल आने के बाद वह जाकर सब कुछ अरेंज कर लेंगे, क्योंकि अब 3 दिन बाद संडे के दिन ओपनिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है। पहले 25 कंप्यूटर सिस्टम को खरीद लेंगे और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लेकर सेट कर देंगे और बाकी सब फर्नीचर्स भी। उसके बाद ठीक 5 दिन बाद ज्वेलरी स्टोर को ओपनिंग कर देंगे। आप तीनों कर देंगे ना भैया? हाँ हाँ जरूर अमेली, हम कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, कृष्णा कहा। वैसे भैया, ज्वेलरी शॉप को हम अच्छे जहाज पर खोलेंगे, इतना बड़ा भी नहीं और इतना छोटा भी नहीं, दोनों हाई सोसाइटी के आसपास ही खोलेंगे। रही टेक्निकल कंपनी तो थो सिटी के बाहर, समझ गए ना आप? अमेली ने इंस्ट्रक्शन दिया। सब लोग हाँ में गर्दन हिला दी। तभी कृष्णा का फोन बजने लगा। कृष्णा ने देखा कि किसका है तो उसने फोन उठाने में हिचकिचाया, क्योंकि अमेली उन लोगों इंस्ट्रक्शन दे रही थी इसलिए, लेकिन अमेली तुरंत समझ गई। कोई बात नहीं भाई, आप उठा लीजिए। ये सुन कृष्णा ने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो हेलो कृष्णा, मैं बोल रहा हूँ नंदी। नंदी बोला। हाँ बोल नंदी, क्या बात है? कैसा है तू? बहुत दिनों के बाद मुझे याद किया, कृष्णा ने कहा। कृष्णा, मैं बहुत ही परेशान में हूँ। माँ और दादी दोनों की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल और काम भी नहीं मिल रहा है। इससे घर में खाने के लिए खाना और इलाज के लिए पैसे जुटा पाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। कोई नौकरी है तो बता दे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो भी काम हो चलेगा, नंदी ने जवाब दिया। उसकी ऐसे बात सुन कृष्णा भी बहुत इमोशनल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इन सारे बातें अमेली ने बहुत ही अच्छे से सुन ली थी। इसलिए अमेली ने कृष्णा से फोन मंग लिया और खुद वो बात करने लगे। नंदी जी, मैं अमेली बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं कौन हूँ ये जाने के लिए आपको कृष्णा भैया बता देंगे, लेकिन कुछ सवाल जवाब देंगे मुझे। अगर दे देंगे तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ये सुन नंदी तो एक पल के लिए हैरान हो गया, लेकिन आगे की बातें सुन वो समझ गया। जी जी अमेली जी पूछिए, नंदी ने बोला। आप पढ़ाई की है? जी मैं पढ़ाई किया है। अच्छा, कहाँ तक? जी मैं बीटेक किया है, नंदी ने कहा। इससे अमेली थोड़ी हैरान हो गई, फिर आगे पूछने लगी। अपने पहले कुछ काम करके एक्सपीरियंस लिया है? अमेली ने पूछी। जी, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से नहीं, क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे डैड के गुजर जाने के बाद नहीं पढ़ पाया और हमारा प्रॉपर्टी थी, सब कुछ फैमिली मेंबर्स ने धोखे से हड़प लिए। इसके वजह से हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो गई। माँ और दादी को सदमा लगने की वजह से उन दोनों की हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी। इसलिए मुझे छोटा मोटा जो भी काम मिलता था वो मैं करने लगा, लेकिन आजकल लॉकडाउन के वजह से बहुत ही मुश्किल बढ़ गया है। नदी ने दुखी आवाज में ये सब कहा। ये सब सुन अमेली को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसका भी तो इसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा था और मेरी छोटी बहन को खो दिया। अमेली अपने आप को संभालते हुए फिर से पूछा, अपने कौन सी कामों में एक्सपीरियंस हुआ है बताएंगे? देखिए, आप ये ना सोचिए कि एक्सपीरियंस ना होने की वजह से नौकरी नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी जरूर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको और बेटर काम मिल जाए, इसलिए पूछा, अमेली ने बोली। जी मैं पहले ज्वेलरी दुकान में काम करता था, वहां पर सैलरी तो कम मिलती थी, फिर भी समय पर मिलती थी और काम भी बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स के वजह से वो नौकरी चली गई। ये सुन अमेली की आंखों में चमक उठी। आखिर में एक सवाल किया, क्या तुम स्टोन को परखना जानते हो? लकीली नंदी इसके बारे में जानता था। उसने जवाब दिया, जी मैं जानता हूँ। तो फिर तुम्हारी जॉब पक्की है, तुम अपने फैमिली को लेकर मुंबई आ जाओ, एड्रेस सेंड कर देंगे और कृष्ण भाई और गोपी भाई आपको लेने आ जाएंगे। ठीक है, और रही बात सैलरी की तो उसकी चिंता मत करो, और आपको रहने के लिए मैं तुम्हें घर दे दूंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। चाहो तो तुम कल आ सकते हो, आगे की बातें भाई बता देंगे। ठीक है। ये सुन नंदी बहुत ज्यादा इमोशनल और खुशी में कहा,
जी हम कल ही आ जाएंगे, थैंक यू सो मच कहकर कॉल काट दिया। यहाँ सब लोग भी खुश थे क्योंकि उनके और एक दोस्त भी आ रहा था और अमेली भी, उसे भी तो अच्छे कैंडिडेट की जरूरत थी। सब कुछ मीटिंग होने के बाद बिंदु और अमेली वो से चली गई। विक्रमादित्य और अविनाश दोनों मिलकर बोर्ड मीटिंग के बारे में सिलसिले में बातें कर रहे थे। तभी अविनाश ने कहा, बॉस हमें अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जाना होगा। वो जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 100 करोड़ की बिजनेस डील करनी है। प्लीज बॉस इस बार आप इग्नोर मत कीजिएगा। आखिर बार अपने पृथ्वी को भेजे थे लेकिन उन्हें ने तो लड़कियों की चक्कर में न गड़बड़ कर दिए थे, लेकिन लकीली हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया। थोड़ी सी में बाल बाल बचे हैं, वरना 50 करोड़ की बिजनेस तो हाथ से ही चला जाता। ठीक है इस बार जाएंगे, विक्रमादित्य ने फाइल देखते हुए कहा। तभी उनके केबिन का डोर नॉक हुआ। विक्रम ने कड़क आवाज में कहा, कम इन सर, मिस्टर कपाड़िया आए हुए हैं, क्या अंदर भेज दूं? असिस्टेंट मोना ने पूछा। ओके अंदर भेजो उन्हें, अविनाश ने जवाब दिया। मोना जाने के बाद तुरंत मिस्टर कपाड़िया अंदर आए और अंदर आते हुए ग्रीट किया, हेलो मिस्टर सिंह। हेलो मिस्टर कपाड़िया, कहिए यहाँ आने का कारण और काम कैसा चल रहा है आपका? विक्रमादित्य ने पूछा। जी मैं वही बताने आया था मिस्टर सिंह, जो आपने हमें प्रोजेक्ट दिए थे वो काम पूरा हो चुका है। ये लीजिए फाइल देते हुए मिस्टर कपाड़िया ने जवाब दिया। कुछ पल चुप होने के बाद फिर आगे कहा, मिस्टर सिंह हमें पता चला कि वेस्टर्न्स 15/5 2 प्रोजेक्ट रिलीज किए हैं आपने। आप चाहो तो हमें दे सकते हैं। अपने तो देख ही लिया होगा कि इस प्रोजेक्ट को हमने कैसे कंप्लीट किए हैं और आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, मिस्टर कपाड़िया ने बहुत ही पोलाइटली कहा। डोंट वॉरी मिस्टर कपाड़िया, जो इस प्रोजेक्ट का हकदार रहेगा उन्हीं को ही मिलेगा और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले बहुत सारी कॉम्पिटिटर है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन अपने बहुत अच्छा परफॉर्म दिया है तो अगर ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो भी आपको दूसरा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, बस अपना परफॉर्म बेहतर बनाते जाइए, विक्रमादित्य ने बोला। ओके मिस्टर सिंघानिया, थैंक यू सो मच अपने हमारे ऊपर भरोसा करने के लिए, और यकीन मानिए कि हम कभी आपके यकीन को नहीं तोड़ेंगे, ट्रस्ट मी, मिस्टर कपाड़िया विश्वास दिलाते हुए कहा। ओके मिस्टर कपाड़िया, विक्रमादित्य ने कहा और कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते हुए केबिन से बाहर आ गए और मिस्टर कपाड़िया को अलविदा कहकर वे दोनों मीटिंग के लिए चले गए। जाते जाते अविनाश ने कहा, हमें बोर्ड मीटिंग में जाना है, सब डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आए हुए हैं, क्या अटेंड करोगे? चलो ये भी देख लेते हैं आज क्या क्या होने वाला है मीटिंग में। ये कहते वक्त विक्रमादित्य बहुत ही गंभीर लग रहा था, मानो सबके ऊपर गुस्से का पहाड़ फेंकने वाला हो। और दोनों बोर्डिंग मीटिंग के लिए चले गए। तकरीबन 5 मिनट के बाद वे दोनों मीटिंग हॉल में पहुंच गए। सब लोग विक्रमादित्य को देखा कर खड़े होकर ग्रीट करने लगे। अंदर आते हुए विक्रमादित्य ने अपने हाथों से सबको बैठने का इशारा किया। इशारा मिलते ही सब बैठ गए और मीटिंग भी शुरू हो गया। अमेली अपनी क्लास खत्म करके वापस घर आ गई फ्रेश होकर। उसको आज नंदी से मिलना था, इसलिए जल्दी में ही वो अपने माँ को बताकर बाहर आ गई। कृष्णा की अपार्टमेंट और अमेली की घर के डिस्टेंस बहुत दूर तो नहीं थी, बस यही कुछ 10 मिनट का रास्ता था, वो भी बाय वॉक। कुछ ही मिनट्स में अमेली भी कृष्णा की घर पहुंच गई। भाई, अमेली अंदर आते ही आवाज देने लगी। जब वो अंदर आई उसने तो नंदी को नहीं देखा, लेकिन नंदी और उनकी माँ और दादी माँ, वे तीनों देख लिए थे। बस अमेली आवाज देते हुए अंदर आ रही थी। किचन में काम कर रही कविता तुरंत बाहर आई, साथ ही साथ दोनों बच्चे भी चिल्लाते हुए आ गए। दीदी दीदी आप आ गई, दोनों बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए एक साथ बोले। दीदी आप उस दिन पुराने घर आई थी ना, तो हमसे मिलकर क्यों नहीं गई? हमें कितना बुरा लगा, और कल भी हमसे मिले बिना ही चले गए, छोटी पायल ने शिकायत करती हुई बोली। अरे बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन तो आप सो गए थे इसलिए आपसे बातें किए बिना ही चली गई, और रही कल की बात तो मेरे दोनों पपीज तो बाहर प्ले गार्डन में खेलने के लिए चले गए थे, इसलिए मैं ऐसे ही जाना पड़ा। अच्छा दीदी, हमने ना बहुत सारी गेम्स खेले गार्डन में और कुछ तो नए दोस्त भी बन गए मेरे, छोटी पायल ने बताए। अच्छा, और फिर क्या क्या किया? अमेली ने पूछा। वे तीनों की बीच कुछ देर तक बात ऐसे हुई, तभी कविता बीच में बोलती हुई कहा, बच्चों आपकी दीदी से बाद में बात कर लेना और अब तुम दोनों यहाँ से जाओ और जाकर खेलो, तब तक तुम्हारी दीदी हमसे बात करेगी, ठीक है? ठीक है माँ, दोनों बच्चे एक साथ जवाब देते हुए कहा, और वो दोनों वहां से चले गए। अमेली आओ, मैं तुमसे नंदेश जी और उनके परिवार भी आए हुई है,
कविता ने अंदर जाते हुई कहने लगी। अमेली ने बस हम में जवाब देते हुई कहने लगी, नंदेश जी, माँ जी, दादी माँ, ये है अमेली जी, अमेली ये है नंदेश और उनकी माँ वैशाली और उनकी दादी रुक्मिणी जी, कविता ने अमेली से कहा। अमेली ने सबको नमस्ते कहा और फिर जाकर सोफे पर बैठ गई। फिर कविता की तरफ मुड़कर पूछी, भाभी, भैया कहाँ है? और गोपी भैया, रामू भैया, वो लोग कहाँ है? वो लोग कुछ रेशन लेने गए हुए हैं, अभी आते होंगे। कविता इतना ही कहा था कि तभी कृष्णा, रामू और गोपी भी आ गए। कृष्णा अंदर आते हुए कहा, अमेली आ गई, तुम्हारा ही इंतजार था। आज हमने 2 शॉप देखी है, एक ज्वेलरी स्टोर के लिए और दूसरा ऑफिस के लिए। ओह, ये तो अच्छी बात है, ग्रेट, अमेली ने कहा। अमेली नंदेश की ओर मुड़ते हुए बोली, मिस्टर नंदेश, मैं 2 बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मुझे भरोसेमंद लोग चाहिए और आपके हालत के बारे में अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं भी वही हालातों से गुजारी हूँ, इसलिए हम दोनों अच्छे से जानते हैं इस बारे में। इसलिए मैंने आपको नौकरी देने की बात की और मैं आप लोगों को रहने के लिए घर भी दे रही हूँ, इसलिए आप अभी ही सिफत हो सकते हैं। और ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपके पास होना चाहिए। और ये रहा चाबी। ये देख नंदेश और नंदेश की माँ और दादी दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान थे। कल हम शॉप को ओपनिंग करेंगे, अमेली ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। कुछ देर तक बात करने बाद अमेली वहां से निकल गई। अपार्टमेंट से बाहर आने के बाद अब अमेली के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और रात के अंधेरे में ब्लैक जीन्स, ब्लैक हुडी जैकेट पहनकर उसे अपना सिर को भी पूरी तरह ढकी हुई थी और तेज कदमों के साथ रास्ते पर जा रही थी। जैसे जैसे कदमों को आगे बढ़ा रही थी, उतनी तेज चाल होती जा रही थी। अब इतनी फास्ट चलते चलते भागना शुरू कर दिया। अब बस रात के 8:30 बज रहे थे। सड़क पर और भी लोग घूम रहे थे। अमेली अपने आप को पूरे काले कपड़ों में होने के वजह से और आंखों पर ब्लैक चश्मा डाली हुई थी, इस वजह से लोगों को अमेली का चेहरा ठीक से देख नहीं पाए। अब उसकी स्पीड हाई लेवल पर जा चुकी थी। बस 10 मिनट में वो पूरे 150 किलोमीटर भागी थी। ये तो किसी को भी हैरान कर देने वाली बात थी। अमेली मुंबई से 150 किलोमीटर दूर दापोली तट पर आ गई थी। एक बड़ा सा पत्थर पर खड़ी होकर समुद्र के पानी को गुरे जा रही थी। उसने इतनी गहरी से देख रही थी, ऊके अंदर तक झांकने की क्षमता रख पा रही थी। अब अमेली की नीली आंखें और ज्यादा गहरा नीली रंग में बदल रहा था और उसके त्वचा एकदम सॉफ्ट, उसका चेहरा तारों जैसे चमकने लगा। उसके बाल धीरे धीरे हल्की गुलाबी रंग में बदलता जा रहा था। उसकी होठ हल्के गुलाबी रंग का हो गया और होठ भी शाइनिंग करने लगा। अमेली का पैर अब मछली की पूंछ जैसे बन गई थी। क्या सच में अमेली मरमेड बन गई थी? जी हाँ, वो मरमेड बन गई थी। उसको ये भी पावर हासिल हो गया था। ये तब हुआ था जब अमेली बंगलो गई हुई थी। उसने एक 20 रुपये अंगूठी को 500 रुपये में खरीदा था। दरअसल वो एक शक्तिशाली अंगूठी थी। हालांकि अमेली को नहीं पता था, बस उसे ये जानकारी थी कि ये अंगूठी 1000 साल पुरानी समुद्र की क्वीन मरमेड की थी, जो अब अमेली के पास है। जब उसने पहना था, वो अंगूठी परमानेंट के लिए अमेली के उंगली में समा गई है। इससे बेखबर अमेली अब फिलहाल है। अमेली समुद्र को घूरने के बाद थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि वो कुछ बदली बदली सी लग रही है। होश में आते हुए पहले अपने आप को देखने लगी, वो एक मरमेड में बदल चुकी थी। वो एकदम से खुश और हैरान भी, क्योंकि वो बिल्कुल हूबहू क्वीन मरमेड लग रही थी। वही रंग, वही माथे पर किरीट, वही गले में हार, वही हाथों में मोतियों की खड़ा, पतली कमर में मोतियों की कमरबंद, खूबसूरत, अति खूबसूरत। क्या क्या मैंने सच में ये भी शक्ति हासिल करी है? पर कैसे कैसे? अमेली गहरी सोच में डूब गई। तभी उसकी उंगली में वही अंगूठी चमकने लगी। तब जाकर अमेली को सारा मांजरा समझ में आ गया। तभी उसके दिल और दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी, और वो थी समुद्र के अंदर जाना। वो जो जगह पर खड़ी थी वह के आसपास कोई नहीं रहता, एक इंसान भी नहीं, इसलिए अमेली को कोई भी परेशानी नहीं थी। उसने बिना देरी किए वो सीधे अंदर चली गई। यहाँ पर भी हैरानी कर देने वाली बात यह थी कि मरमेड के रूप में होकर भी इसका भी स्पीड बहुत तेज थी। अमेली और ज्यादा खुश हो गई। जैसे जैसे अंदर वो जा रही थी, मानो वो बचपन से यही रह रही हो, बिना डरे, बिना यहाँ वहां देखे, सीधे आगे बढ़ रही थी। आसपास के नज़ारे को भी देखकर और भी ज्यादा खुश हो रही थी, मानो अब वो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। अलग अलग वाटर प्लांट, रंग भी रंग, अलग अलग मछलियां, और जैसे अंदर जा रही थी उसे और भी ज्यादा पावर का आभास हो रहा था। उसने हर तरफ देख कि कितने सारे मोतियां हैं, वो भी प्यो, उनकी चमक मानो हीरो के बाद कोई चमक है तो वो है मोती की।
क्योंकि समुद्र में जीवित प्राणियों के सभी अलग अलग समूह जैसे कि जीवाणु, प्रोटिस्ट, शैवाल, कवक, पादप और जीव भी पाए जाते हैं और कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति भी सागर में ही हुई थी। ये हम सब जानते हैं, जैसे समुद्र मंथन। अमेली जब गहराई में पहुंची तो वहां का नजारा देख वो एकदम हैरान हो गई। सामने मार्मीडियो की दुनिया थी। वो एक अलग ही दुनिया थी जो मोतियों से, शंख से, कौड़ियों से, अलग अलग रंगों की छोटे छोटे पत्थर से बनी हुई थी। वहां तक पहुंचने के लिए उसी और 100 मीटर अंदर जाना था। जब अमेली ने देखा कि यहाँ मरमेड की दुनिया है तो उसने अंदर जाने के बारे में सोचने लगी, जाए या ना जाए। अगर अंदर चली गई तो क्या होगा, अगर नहीं गई तो क्या होगा। यही कश्मकश में डूबी हुई थी। तभी 3 मरमेड उसके पीछे आकर रुक गए, लेकिन इससे बेखबर अमेली बस सामने की ओर देखे ही जा रही थी। हम कुछ मदद कर दे। जब अमेली की कानों में ये आवाज पड़ी तो वो एकदम से वही जम गई। तुरंत पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो आवाज दोबारा फिर से सुनाई दिया, हम कुछ मदद कर दे। इस बार अमेली को और कोई चारा नहीं था तो उसे पीछे मुड़ना ही पड़ा। जब पीछे मुड़कर सामने की ओर देखा तो सामने 3 मरमेड को देख अमेली एकदम से चौंक गई। उसमें एक मेल मरमेड था तो और 2 फीमेल मरमेड थी। जी मैं अमेली हूँ। जब वे तीनों ने अमेली को देखा तो वो हैरान हो गए। अमेली को बड़े बड़े आंखें करके घूरने लगे। अमेली ने देखा कि उन तीनों ने उसे ही घूरे रहे हैं तो अमेली ने जल्दी से पूछ लिया, क्या 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 हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तीनों ने ये सुना तो जल्दी से वह से भागकर अंदर चले गए। अमेली वहीं खड़ी होकर उन तीनों मरमेडों को जाते हुए देखने लगी। वो अपनी एक्स-रे विजन की इस्तेमाल करने की सोचा और उसने इस्तेमाल कर लिया। अंदर की ओर झांककर देखा तो वो और भी ज्यादा हैरान, क्योंकि अंदर तो मरमेडों की पूरी दुनिया ही थी। और देखा कि कितने सारे मरमेडों को उसकी ओर आते हुए देखा तो वो एकदम से पीछे हट गई। वो मुड़कर वो से भागने वाली थी कि तभी सब एकदम से उसको घेर लिए। लेकिन अमेली कुछ सोचकर अपने मन में कहने लगती है, अरे बेवकूफ अमेली, अगर कुछ गड़बड़ा झाला होता तो तुझे फ्यूचर दिखती ना। अगर ना दिखती भी तो क्या हुआ, तुम अपने पावर का इस्तेमाल कर सकती हो ना। इतना कहकर अमेली थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। ओसियाना, क्वीन ओसियाना, आप आ गई। सामने से भीड़ हटते हुए अधेड़ उम्र का मेल और फीमेल मरमेड आ रहे थे। जैसे जैसे वो दोनों आगे आ रहे थे ये देख वो दोनों भी हैरान हो गए। क्वीन ओसियाना, आप आ गई, सच में आप आ गई, उस अधेड़ उम्र का फीमेल ने बोली। उसका नाम मिंटा थी और उसके साथ आया वो अधेड़ उम्र का मेल मरमेड का नाम गोल मिंटा था। हालांकि उन मरमेडों की उम्र तो पता नहीं चल पा रही थी क्योंकि वो तो कई सालों से जीवित थे, लेकिन दिखने में थोड़ा बुजुर्ग लग रहे थे, जैसे मानव के दुनिया में 50 साल का इंसान होता है। अमेली को देख सब मरमेड ने उसके सामने रेस्पेक्टफुली से अपने दोनों हाथों की एक साथ जोड़कर मुट्ठी बना ली और नीचे 3 बार झुकार प्रणाम करने लगे। मिंटा जल्दी से आगे आते हुए बोली, क्वीन ओसियाना, आप आ गई। हम कितने सालों से आपका आने का इंतजार कर रहे थे, तकरीबन 2000 साल से। मिंटा के आंखों आंसू थे। ये देख अमेली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई और पहले उन सबको सीधे खड़े रहने के लिए बोली, फिर कहा, सुनिए, मैं क्वीन ओसियाना नहीं हूँ। आप सबको कोई भ्रमित हुआ है? नहीं, हमें कोई भ्रमित नहीं हुआ है। आप ही हमारी क्वीन ओसियाना है और हम पूरी यकीन के साथ कह रहे हैं। ये बात ब्रोकोली ने कहा। ये वही मरमेड था जो 2 फीमेल मरमेड के साथ अमेली से मिला था। हाँ हाँ क्वीन, आप ही हमारे क्वीन ओसियाना है। लीची और अक्की दोनों एक साथ बोली। वे दोनों वही फीमेल मरमेड थी जो ब्रोकोली के साथ खड़ी थी। चाहो तो आप अंदर आइए और आकर देखिए, आपको पता चला जाएगा, क्वीन ओसियाना, मिंटा ने बहुत ही पोलाइटली से कहा। अमेली भी तो यही चाहती थी कि अंदर जाकर देखे और वो बिना कुछ कहे सीधे अंदर चली गई। वो अंदर की हर एक खूबसूरत मरमेड की दुनिया को देख पा रही थी। सच में अभी तक तो उसे एक सपना ही लग रहा था, कहीं सुबह आंखें खोलने पर सब गायब हो जाए। उसी देखते देखते उस जगह पर पहुंची जहां असली क्वीन रहा करती थी। अमेली ने बहुत ही ध्यान से हर तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी जो एक खूबसूरत लड़की की थी। उस तस्वीर में 5 साल की बच्ची अपने क्वीन ऑफ ओसियाना का डायमंड और मोतियों से बना ताज यानी क्राउन पहन रखी थी। उसे और गौर से देखने लगी और आगे बढ़ गई। फिर दूसरी तस्वीर देखी, उसे भी बहुत ही ध्यान से देखने लगी, फिर आगे बढ़ गई। खुद को नहीं पता था कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वो अपने आप को बदलती जा रही थी। जब उसकी नज़र एक बड़ी सी आईने पर पड़ी, बिना सोचे समझे उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और वो अपने आप को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, मनो उसकी आंखें कुछ ही पल में बाहर आ जाए।
और फिर थोड़ी दूर पर बीच में बदासा सीप से बनी उनका सिंहासन था, उसे हर तरफ मोतियों से सजा हुआ और रंग भी रंगे कलर स्टोन से सजाया गया था। और उसे पीछे एक बदासा तस्वीर राखी हुई थी। वो तस्वीर एक 18 साल की टीनेजर मरमेड लड़की की थी। उसने उस तस्वीर को छू कर देखा तो अचानक से अमेली को अजीब सी होने लगी और अचानक से उसको किसी ने पीछे की ओर खींचने लगा। अमेली को कुछ समझ ही नहीं पाए, उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका आत्मा वापस से खींच रहा हो। उसको अब बहुत ज्यादा सीने में दर्द होने लगा। वो पीछे की ओर ही जा रही थी, एक मैग्नेट की तरह। सब मरमेड हैरान थे, वो भी जितना हो सकर उसके पीछे पीछे जाने लगे। 1 घंटे तक ऐसे ही पीछे की ओर ही जाने लगी। तकरीबन 5000 साल पुरानी एक भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर एक कंकाल पर पड़ गई। इससे उसकी शरीर में जलन होना शुरू हो गया। वो कंकाल भगवान विष्णु के पास ही था। तुरंत किसी अद्भुत शक्ति ने उसे उस कंकाल से दूर कर दिया। इससे अमेली फिर से वही दूर जाकर गिर गई। एक रोशनी आकर उसके पास खड़ी हो गई और उसको बड़े ही ध्यान से अमेली को स्कैनिंग करने लगा। जब अमेली ने देखा कि यहाँ मरमेड की दुनिया है तो उसने अंदर जाने के बारे में सोचने लगी, जाए या ना जाए। अगर अंदर चली गई तो क्या होगा, अगर नहीं गई तो क्या होगा। यही कश्मकश में डूबी हुई थी। तभी 3 मरमेड उसके पीछे आकर रुक गए, लेकिन इससे बेखबर अमेली बस सामने की ओर देखे ही जा रही थी। हम कुछ मदद कर दे। जब अमेली की कानों में ये आवाज पड़ी तो वो एकदम से वही जम गई। तुरंत पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो आवाज दोबारा फिर से सुनाई दिया, हम कुछ मदद कर दे। इस बार अमेली को और कोई चारा नहीं था तो उसे पीछे मुड़ना ही पड़ा। जब पीछे मुड़कर सामने की ओर देखा तो सामने 3 मरमेड को देख अमेली एकदम से चौंक गई। उसमें एक मेल मरमेड था तो और 2 फीमेल मरमेड थी। जी मैं अमेली हूँ। जब वे तीनों ने अमेली को देखा तो वो हैरान हो गए। अमेली को बड़े बड़े आंखें करके घूरने लगे। अमेली ने देखा कि उन तीनों ने उसे ही घूरे रहे हैं तो अमेली ने जल्दी से पूछ लिया, क्या 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 हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तीनों ने ये सुना तो जल्दी से वह से भागकर अंदर चले गए। अमेली वही खड़ी होकर उन तीनों मरमेडों को जाते हुए देखने लगी। वो अपनी एक्स-रे विजन की इस्तेमाल करने की सोचा और उसने इस्तेमाल कर लिया। अंदर की ओर झांककर देखा तो वो और भी ज्यादा हैरान, क्योंकि अंदर तो मरमेडों की पूरी दुनिया ही थी। और देखा कि कितने सारे मरमेडों को उसकी ओर आते हुए देखा तो वो एकदम से पीछे हट गई। वो मुड़कर वो से भागने वाली थी कि तभी सब एकदम से उसको घेर लिए। लेकिन अमेली कुछ सोचकर अपने मन में कहने लगती है, अरे बेवकूफ अमेली, अगर कुछ गड़बड़ा झाला होता तो तुझे फ्यूचर दिखती ना। अगर ना दिखती भी तो क्या हुआ, तुम अपने पावर का इस्तेमाल कर सकती हो ना। इतना कहकर अमेली थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। ओसियाना, क्वीन ओसियाना, आप आ गई। सामने से भीड़ हटते हुए अधेड़ उम्र का मेल और फीमेल मरमेड आ रहे थे। जैसे जैसे वो दोनों आगे आ रहे थे ये देख वो दोनों भी हैरान हो गए। क्वीन ओसियाना, आप आ गई, सच में आप आ गई, उस अधेड़ उम्र का फीमेल ने बोली। उसका नाम मिंटा थी और उसके साथ आया वो अधेड़ उम्र का मेल मरमेड का नाम गोल मिंटा था। हालांकि उन मरमेडों की उम्र तो पता नहीं चल पा रही थी क्योंकि वो तो कई सालों से जीवित थे, लेकिन दिखने में थोड़ा बुजुर्ग लग रहे थे, जैसे मानव के दुनिया में 50 साल का इंसान होता है। अमेली को देख सब मरमेड ने उसके सामने रेस्पेक्टफुली से अपने दोनों हाथों की एक साथ जोड़कर मुट्ठी बना ली और नीचे 3 बार झुकार प्रणाम करने लगे। मिंटा जल्दी से आगे आते हुए बोली, क्वीन ओसियाना, आप आ गई। हम कितने सालों से आपका आने का इंतजार कर रहे थे, तकरीबन 2000 साल से। मिंटा के आंखों आंसू थे। ये देख अमेली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई और पहले उन सबको सीधे खड़े रहने के लिए बोली, फिर कहा, सुनिए, मैं क्वीन ओसियाना नहीं हूँ। आप सबको कोई भ्रमित हुआ है। नहीं, हमें कोई भ्रमित नहीं हुआ है। आप ही हमारी क्वीन ओसियाना है और हम पूरी यकीन के साथ कह रहे हैं। ये बात ब्रोकोली ने कहा। ये वही मरमेड था जो 2 फीमेल मरमेड के साथ अमेली से मिला था। हाँ क्वीन, आप ही हमारे क्वीन ओसियाना है। लीची और अक्की दोनों एक साथ बोली। वे दोनों वही फीमेल मरमेड थी जो ब्रोकोली के साथ खड़ी थी। चाहो तो आप अंदर आइए और आकर देखिए, आपको पता चला जाएगा क्वीन ओसियाना, मिंटा ने बहुत ही पोलाइटली से कहा। अमेली भी तो यही चाहती थी कि अंदर जाकर देखे और वो बिना कुछ कहे सीधे अंदर चली गई। वो अंदर की हर एक खूबसूरत मरमेड की दुनिया को देख पा रही थी। सच में अभी तक तो उसे एक सपना ही लग रहा था, कहीं सुबह आंखें खोलने पर सब गायब हो जाए। उसी देखते देखते उस जगह पर पहुंची जहां असली क्वीन रहा करती थी। अमेली ने बहुत ही ध्यान से हर तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी जो एक खूबसूरत लड़की की थी।
उस तस्वीर में 5 साल की बच्ची अपने क्वीन ऑफ ओसियाना का डायमंड और मोतियों से बना ताज यानी क्राउन पहन रखी थी। उसे और गौर से देखने लगी और आगे बढ़ गई। फिर दूसरी तस्वीर देखी, उसे भी बहुत ही ध्यान से देखने लगी, फिर आगे बढ़ गई। खुद को नहीं पता था कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वो अपने आप को बदलती जा रही थी। जब उसकी नज़र एक बड़ी सी आईने पर पड़ी, बिना सोचे समझे उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और वो अपने आप को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, मनो उसकी आंखें कुछ ही पल में बाहर आ जाए। और फिर थोड़ी दूर पर बीच में बदासा सीप से बनी उनका सिंहासन था, उसे हर तरफ मोतियों से सजा हुआ और रंग भी रंगे कलर स्टोन से सजाया गया था। और उसे पीछे एक बदासा तस्वीर राखी हुई थी। वो तस्वीर एक 18 साल की टीनेजर मरमेड लड़की की थी। उसने उस तस्वीर को छू कर देखा तो अचानक से अमेली को अजीब सी होने लगी और अचानक से उसको किसी ने पीछे की ओर खींचने लगा। अमेली को कुछ समझ ही नहीं पाए, उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका आत्मा वापस से खींच रहा हो। उसको अब बहुत ज्यादा सीने में दर्द होने लगा। वो पीछे की ओर ही जा रही थी, एक मैग्नेट की तरह। सब मरमेड हैरान थे, वो भी जितना हो सकर उसके पीछे पीछे जाने लगे। 1 घंटे तक ऐसे ही पीछे की ओर ही जाने लगी। तकरीबन 5000 साल पुरानी एक भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर एक कंकाल पर पड़ गई। इससे उसकी शरीर में जलन होना शुरू हो गया। वो कंकाल भगवान विष्णु के पास ही था। तुरंत किसी अद्भुत शक्ति ने उसे उस कंकाल से दूर कर दिया। इससे अमेली फिर से वही दूर जाकर गिर गई। एक रोशनी आकर उसके पास खड़ी हो गई और उसको बड़े ही ध्यान से अमेली को स्कैनिंग करने लगा। अब अमेलिया हद से ज्यादा ताकतवर बन गई थी। अमेलिया अमीली को उठाकर समुद्र से बाहर लेकर आ गई। उसने अमेली को धीरे से नीचे जमीन पर लेटा दिया और उसके माथे के बीच में अपनी अंगूठा रख दिया ताकि उसे जल्दी से होश में आ जाए। और अमेलिया ने इस 1.5 महीने में जो जो किया था वे सब मेमोरी रहे। कुछ ही देर में अमीली को भी होश आ गया। जब उसने अपने आंखें खोली तो पहले चारों तरफ देखा, घोर अंधेरा छाया हुआ था। शायद रात के 11:30 बज रहे थे। अमेलिया उसके सामने बैठकर उसी को ही देखे जा रही थी। अब वो भी असली यानी मरमिड से इंसान के रूप में आ गई थी। अमेली ने देखा कि सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी है तो वो भी बहुत ही ध्यान से देखने लगी। आपने मेरी जान बचाई है ना दीदी? क्या मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ? अमेली ने कहा। अमीली पहेली की तरह बन गई थी, दुबली पतली सी सूखा हुआ चेहरा। हाँ क्यों नहीं, जरूर कह सकती हो, अमेलिया ने जवाब दिया। दीदी मैं जानती हूँ कि आपने मुझे कैसे बचाया है, लेकिन ये बात कैसे बताए कोई भी यकीन नहीं करेगा। मुझे याद है आपने माँ, बड़ी माँ और नाना जी अपने उन लोगों को अच्छी लाइफ दी है। अगर दीदी आपको पहचान नहीं पाए तो क्या आप भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? अमेली के चेहरे पर मासूम और साफ दिल की पहचान अमेलिया को बता रही थी, इसलिए उसने उसे समझाते हुए कहा। अब तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, फिर भी हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, लेकिन ये जादू वाली बातें नहीं बता सकते, ये याद रखना। और अगर नहीं माने तो तुम होना फैमिली को संभालने वाली। नहीं दीदी, हर किज नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैंने दुख तकलीफ बहुत ज्यादा सहा है, लेकिन आपको नहीं सहने दूंगी। मैं जानती हूँ आप ताकतवर हो, लेकिन परिवार के प्यार से दूर तो नहीं रह सकती ना। आपके पास सब कुछ था लेकिन परिवार नहीं, उसे मिलने वाला प्यार भी नहीं। अब ऐसा कभी नहीं होगा, हम दोनों मिलकर देख लेंगे, अमेली बोली। और रही बात पावर की तो ठीक है दीदी, मैं तो कभी नहीं बताऊंगी आपके पावर के बारे में, ये मेरा वादा रहा। मैं अपनी दीदी के साथ हमेशा कड़ी रहूंगी। इतना कहकर चुप हो गई और अमेलिया के चेहरे पर मुस्कान। ठीक है, अब तो घर जाना होगा ना, अमेलिया ने बोली। हाँ दीदी चलिए, अमेली बोली। अमेली पहले तो यहाँ वहाँ देखने लगी, फिर एकदम से बोली, दीदी हम घर जाएंगे कैसे? मैं हूं ना, परेशान मत हो, अमेलिया ने उसे प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए बोली और दोनों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो दोनों बातें करते ही आ रहे थे कि तभी थोड़ी दूर रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी के अंदर विक्रमादित्य और अविनाश दोनों ही बैठे हुए थे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि वो किसी को पकड़ने आए हो। दोनों की नजर दूर से चली आ रही 2 लड़कियों पर पड़ी। पहले एक दूसरे को देखा, फिर गाड़ी से निकलकर बाहर आ गए। अमेली। जब विक्रम ने अमेली की नाम पुकारा तो दोनों लड़कियां उस ओर देखने लगी। विक्रम सीधे अमेली के पास गया और पूछने लगा, तुम इतनी रात को यहाँ, और तुम फिर से ये हालत कैसे हो गई? फिर से दुबली पतली। उसकी ऐसे बातें सुन अमेली थोड़ी डर गई, फिर थोड़ा हिम्मत करके बोली, सर मैं वो नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं। इससे विक्रम कंफ्यूज हो गया, एक नजर उसे देखा, फिर अमेलिया को, फिर अविनाश को। अविनाश भी कंफ्यूज था। क्या मतलब है कि मैं वो नहीं हूं जो आप सोच रहे हो? अब कौन सा भूत सवार हो गया तुम्हें? विक्रमादित्य ने थोड़ा चिढ़कर बोला।
अमेली बोली, सर मैं तो अभी अभी हॉस्टल से डिस्चार्ज होकर आई हूँ। विक्रमादित्य ने बोला, हॉस्पिटल से आए हो? इतना कहकर वो अमेली को बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उसे लगा कि ये तो वही है लेकिन कुछ बदली बदली सी लग रही है। अमेलिया जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए वो सोच ली थी कि ये सारा मंजारा को वहीं क्लियर करेगी। एक मिनट, इतना ही कहा, फिर जेब में से एक हाइपर रियलिस्टिक सिलिकॉन मास्क को निकाला और विक्रम और अविनाश के सामने मास्क लगाकर उनके सामने चेहरे को दिखा दिया। आप जो समझ रहे थे वो मैं थी, ना कि मेरी छोटी बहन, अमेलिया ने कहा। छोटी बहन? विक्रम और अविनाश दोनों एक साथ बोले। हाँ, ये मेरी छोटी बहन है। अमेली भी जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। विक्रम अमेलिया के आंखों देखा तो वही खूबसूरत नीली आंखें थे। अब विक्रमादित्य को यकीन हो गया कि अमेलिया वही लड़की है जो पहले मिले थे। अविनाश ने अमेलिया के चेहरे को देखते हुए बदहवास में बोला, चेहरा तो बदलता रहता है लेकिन प्यार का एहसास कभी नहीं बदलता। उसकी ऐसे बातें सुन तीनों उसे ही देखने लगे लेकिन विक्रम और अमेलिया दोनों ही उसे घूर रहे थे। ये देख वो एकदम से हड़बड़ गया। फिर विक्रमादित्य ने अमेलिया की तरफ देखकर बोला, अच्छा ठीक है, अब ये मास्क हटाओ, मुझे कुछ बातें करनी है। अगर आज नहीं बताया तो पता नहीं आगे जाकर और किसी की मास्क पहन लोगी तुम, पता नहीं। अमेलिया थोड़ी हैरान हो गई, फिर नॉर्मल होते हुए वो मास्क हटाया और फिर असली चेहरा दिखाया। सच में अमेलिया हद से ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी नीली आंखें, गुलाबी होठ, कली बाल, परफेक्ट स्लिम फिगर बॉडी। अमेली भी खूबसूरत थी लेकिन अमेलिया मुकाबले थोड़ा कम। उसकी भी नीली आंखें हैं लेकिन बहुत ज्यादा हल्की रंग में, फिर भी वो बहुत प्यारी दिखती थी। एक और बात थी विक्रमादित्य को अट्रैक्शन कर देने वाली बात, और वो थी अमेलिया की आंखें, और बीच बीच में बात करते वक्त मुस्कान के साथ आंखें भी टिमटिमाती थी। यही बात अभी की अमेली में नहीं थी। मैं एक पल के लिए चेहरे को भूल सकता हूँ लेकिन आंखें नहीं। मैं कभी भी नहीं भूल सकता तुम्हारी आंखें अमेलिया। पता है, तुम्हें जब पहली बार मिली थी तब तुम्हारी आंखों में बस उदासी भरी हुई थी। वही जब मेरे डैड को बचाया था और तुम मेरे घर आई हुई थी, तब मैंने तुम्हारी आंखों में गहराई से देखी थी। वही गहराई अभी तुम्हारी आंखों में दिख रही है अमेलिया। इंसान चाहे कैसे भी बदल लो लेकिन कुछ खूबी या कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। मास्क डालकर कोई भी बेवकूफ बना सकता है लेकिन गॉड गिफ्ट नेचर कभी नहीं बदलता अमेलिया। ये बात तुम जानती हो ना, विक्रमादित्य ने कहा। अमेलिया खड़े होने की स्टाइल, बात करने का तरीका एक मैच्योर लड़की दिखा रही थी। भले ही अमेलिया की उम्र अमेली से 3 साल बड़ी हो, लेकिन हाइट में अमेली जितनी ही थी। इसलिए पहले 2 बार जब मिले थे वो भी बुरी हालात में, तो विक्रमादित्य अमेली के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखी थी। जब अमेलिया उनके पिताजी की जान बचाई थी उस दिन से उसके फीलिंग्स में थोड़ी सुधार आई थी। यानी कि पहली बार कुछ फील हुआ था, बाद में बस 2-3 ही बार मिले थे, इसलिए उसे फीलिंग्स हर्ट होने जैसा कोई डर ही नहीं था। ज्यादातर दोनों कहाँ मिले थे। एक बात सच और थी, और वो थी उसकी आंखें। चेहरा से ज्यादा अमेलिया की आंखें बार बार उससे याद आती थी। सबसे बड़ी बात उसकी आवाज कोई नहीं भूल सकता। वैसे विक्रमादित्य छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, उसे भी सच्चाई का पता लगाने में माहिर था। कम उम्र में ही चीफ कमांडो ऑफिसर ऐसे नहीं बना था। एक और खूबी की बात बताएं तो उसके पास एक सामने वाला इंसान को अंदर तक झांककर उनकी असलियत पहचानने का एबिलिटी कुदरत ने उसे दी थी। इसलिए मुंबई एयरपोर्ट में बॉम्ब के हादसे में उसे पता चल गया था कि वे सब अमेलिया के वजह से ही हुआ था। फिर भी उसने उसके सामने जाहिर होने नहीं दिया क्योंकि वो जनता था। अगर वो बता देता तो शायद अमेलिया उसे बात करना छोड़ ही देती। विक्रमादित्य ने अमेलिया को सीधे मुद्दे की बात शुरू किया। देखो, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। मैं ना तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कब, कैसे और क्यों ये सब मुझे नहीं पता, फिर भी मैं तुमसे प्यार कर बैठा। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी चेहरे पर कभी ध्यान ही नहीं गया, बल्कि सच तो ये थी कि तुम्हारी आंखें ही तेरी ओर खींचती हैं। चेहरा से ज्यादा तेरी आंखें बार बार याद आने लगता है, इसलिए तुम मास्क ना लगाए भी तो भी मुझे पता चलत। उसकी ऐसे बातें सुन अमेलिया विक्रम की आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई देने लगी थी। अमेलिया इन सारी बातें सुन वो शर्माने लगी। ये देख खुद ही पूछ लिया, इससे मैं हाँ समझू? अमेलिया और ज्यादा शर्माने लगी। दीदी, दीदी, जीजू आपको कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो उन्हें। अमेली कोने से मारते हुए इतनी धीमी आवाज में बोली थी कि सिर्फ अमेलिया ही सुन सकती थी। लेकिन विक्रमादित्य ने ये बात सुन ली थी। उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। क्या मैं इससे हाँ समझूं? विक्रमादित्य फिर से पूछा। अमेलिया और ज्यादा शर्मा गई। ये देख विक्रम ने उसे कसकर गले लगा दिया और उसके माथे पर चूम लिया।
ये देख अमेली तो आंखें बंद कली थी, लेकिन अविनाश उन दोनों को ही देखे जा रहा था। अरे भाई, घर जाना भी है? यहीं रोड पर खड़े होकर रोमांस शुरू करने वाले हो क्या? ये सुन अमेलिया शर्माते हुए थोड़ी दूर हो गई। चलो तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ, विक्रमादित्य ने कहा। दोनों भी उसकी बात मान ली और जाकर गाड़ी में बैठ गए और वहां से निकल गए। तभी विक्रम को कुछ याद आया और जल्दी से पूछ लिया, अमेलिया अब तेरी सच्चाई कैसे बताएगी? मतलब 1.5 महीने से तुम्हें तो अमेली की रूप में जानते हैं, तो कैसे करोगी? और अमेली की मास्क को क्यों पहना पड़ा? वो छोटी माँ के लिए, क्योंकि अमेली कोमा में थी इतने दिनों से, इसलिए उन्हें खुश रखने के लिए ये सब करना पड़ा। और आज ही अमेली को होश आ गया, इसलिए हम घर जा रहे थे, अमेलिया ने सफाई देते हुए बोली। विक्रम भी आगे कुछ नहीं बोला, अमेलिया की बातें सुनकर अग्री हो गया। 2 घंटे के बाद अमेलिया के घर पहुंच गई। विक्रमादित्य ने देखा आसपास एरिया में अपार्टमेंट बहुत थी। उसने उन दोनों को गुड नाइट बोल के वहां से चले गए। अमेलिया और अमेली दोनों ही कुछ देर तक पैदल चलकर अंदर की ओर गए और फाइनली अपनी घर पहुंच गई थी। दीदी, अपने रियलिस्टिक सिलिकॉन फेस मास्क कहाँ से ले आए? ये सुन के बस अमेलिया मुस्कुराने लगी तो अमेली को भी कुछ याद आया और अपनी अप को सिर पर चपत लगाती हुई बोली, ओहो मैं भी ना कितनी बेवकूफ हूँ। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगी। अमेलिया घर बेल बजाई, अंदर से दरवाजा खुला। सामने अमेलिया अमेली बनकर अकेली खड़ी थी। अनुराधा जल्दी से पूछा, बेटा तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? आओ अंदर। ये सुन अमेलिया अंदर गई। माँ, मुझे कुछ कहना है, बल्कि बताना है, अमेलिया ने कहा। क्या हुआ बेटा? अनुराधा ने पूछा। माँ, आप जानती हैं कि आपकी बेटी अमेलिया जिंदा है? ये सुन अनुराधा एकदम से हैरान होकर कांपने लगी। वहीं पीछे खड़ी सिमरन ये सब सुन लिया था। उसने जल्दी से आकर पूछने लगी, क्या कह रही है तू? अमेलिया कैसे जिंदा? कितनी साल गुजर चुकी है? नहीं मोम, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर बता कहाँ है वो? सिमरन ने झुंझलाकर पूछने लगी। ठीक है, इससे पहले इस बात को क्लियर कर लीजिए, अमेलिया बोली। कौन सी बात? सिमरन ने पूछा। तभी अमेलिया थोड़ी जोर से कहती है, अमेली अंदर आओ। तभी एक लड़की अंदर आई। वो लड़की भी अमेलिया जैसे ही दिख रही थी। ये देख अनुराधा और सिमरन दोनों हैरान हो गए। अमेली, ये क्या मजाक है? हाँ, सिमरन अब गुस्से में आ गई थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अमेलिया अपनी मास्क उतारने लगी। ये देख वे दोनों और भी ज्यादा हैरान हो गए। सिमरन ने जल्दी से पूछने लगी, ये क्या घटिया मजाक है? अब अमेलिया और अमेली दोनों आगे आते हुए कहने लगी, प्लीज आप लोग शांत हो जाए। अमेलिया अमेली की ओर पॉइंट करते हुए कहने लगी, ये हमारी असली अमेली। तो फिर तुम कौन हो? सिमरन ने सवाल करते हुए पूछा। मैं अमेलिया हूँ छोटी माँ, सिमरन के सामने सच्चाई बताते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है ऐसे बोलने से हम तुझ पर यकीन कर लेंगे? कभी नहीं। सिमरन को अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। अमेलिया अनुराधा की ओर देखते हुए बोली, तुम तो जानती हो ना, एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से जान लेती है। आप तो बता सकते हैं ना? लेकिन वो क्या बताती, खुद वही इतनी कंफ्यूज में थी कि अमेलिया की बातों से उसे और भी ज्यादा परेशान में आ गई। तभी अमेली ने आगे आते हुए बोली, माँ दीदी सच बोल रही है। मैं 1.5 महीने से कोमा में थी। दीदी को पता भी नहीं था कि हम ही उसकी परिवार है। जब मैं खुराना मेंशन में थी तो मेरा हालत ठीक नहीं था। 1 हफ्ते से बुखार से तप रही थी। मैंने उसी हालत में कैसे भी करके घर से बाहर निकल आई किसी की मदद लेने। तभी मैं दीदी की मदद से हॉस्पिटल तो पहुंच गई, लेकिन कोमा में चली गई, क्योंकि बुखार दिमाग में चढ़ गया था और मैं कोमा में चली गई। लेकिन कोमा में जाने से पहले मैंने कुछ सच्चाई बताई थी आप लोगों के बारे में कि आप मेरे माँ हो, बस इतना ही। और आगे क्या हुआ आप सब जानते ही हैं। तभी सिमरन को याद आया कि अमेलिया जब उसे गोली लगी थी उस समय घर में बैठकर बातें करते वक्त यही तो बताया था कि खुराना फैमिली वाले उसे 1 हफ्ते तक नजरअंदाज कर दिया था जबकि बुखार में तड़प रही थी। वो सारी बातें सुन सिमरन और अनुराधा हताशा होकर बैठ गई। अमेलिया आगे बोली, जब माँ हम नाना जी के घर गए हुए थे ना, तब नाना जी को देख ऐसा लगा कि मैंने उन्हें कहीं तो देखा है। फिर अनुराधा माँ को देख पूरा यकीन हो गया कि इतनी सालों से ढूंढ रही उसकी माँ पिता को आखिरकार माँ मिल ही गई। फिर जब सारे सामान पैक करते समय मुझे वो तस्वीर और डायरी मिली थी तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि यही तो फैमिली थी जो मैं कई सालों से ढूंढ रही थी। लेकिन तब तक आगे कुछ कहते कहते उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो डेविन एल्बर्ट उसे बेरहमी से मारते हुए याद आ गई। तब तक क्या? अनुराधा ने आगे पूछा। तब तक माँ मुझे अमेली ही मिल गई ना, इसलिए आसान हो गया आपको ढूंढने में, अमेलिया बात को बदलते हुए कहने लगी।
अमेलिया ने देखा कि दोनों को यकीन नहीं हो रहा है तो उसने तुरंत कहा, 1 मिनट में आपको कुछ दिखाता हूँ। इतना कहकर कमरे में से कुछ लेकर आई और सिमरन और अनुराधा के सामने बैठकर उन लोगों को कुछ दिखाने लगी। देखो माँ, ये तस्वीर आपके पास है ना, मैंने बिल्कुल हूबहू हमारी तीनों की पिक्चर को ये ड्राइंग किया है। और ये बुक कितनी पुरानी भी है, आप देख सकती हो कि यहाँ डेट 15 साल की पुरानी बुक है। और माँ, मैं हमेशा कंप्यूटर मशीन के ही ज्यादा ड्राइंग करती थी, ये तो आप जानती हो ना। और आप हमेशा से मुझे पूछती थी कि बेटा, आप हमेशा पूछती थी कंप्यूटर रिलेटेड ही चित्र क्यों बनाती हो। तब मैंने कहा था कि मुझे एक बड़ा हैकर बनाना है और सही कामों में उस टैलेंट को इस्तेमाल करो। ये सुन सिमरन और अनुराधा दोनों हक्की बक्की रह गई, क्योंकि अनुराधा को पता था कि उसकी बेटी छोटी सी उम्र में वो बहुत ज्यादा टैलेंट हो गई थी। और सिमरन, कुछ हफ्ते अमेलिया यही तो कही थी कि वो हैकर से कुछ पैसे कमाया है। अब दोनों को पूरा यकीन हो गया था अमेलिया सच बोल रही है। सिमरन फिर से कुछ दिखाया। इस बार वो दोनों एकदम शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि अमेलिया उन्हें वो लॉकेट पेंडेंट दिखाई थी जब अनुराधा और अनुराग ने मिलकर 4 साल के बर्थडे पर दिया था, और उसके अंदर वे तीनों की तस्वीर थी। ये देख अनुराधा फुट फुट कर रोने लगी। जिंग मिंग ओना, पिन जिंग माना, कोई हमी पाना। ये वही बात थी जो अमेलिया लोकेट लेते समय एक पासवर्ड जैसे बोली थी। ये बात उनके माँ पापा के अलावा किसी को भी नहीं पता थी। जिंग मिंग ओना, पिंग जिंग माना, कोई हमी पाना, इसका मतलब ये होता था कि आपके बिना मैं, मेरे बिना आप, ना होना बिछड़ना। इसका मतलब ये होता था जिसे अनुराधा फुट फुट कर रो रही थी। माँ, और ये सबसे बड़ा सबूत डीएनए रिपोर्ट, हम दोनों की माँ बेटी का, अमेलिया रिपोर्ट देते हुए कहा। अनुराधा ने रिपोर्ट पढ़ी तो वो खामोश थी, क्योंकि इतने सारे सबूत जो दी थी। ये सुन अनुराधा एक पल देर किए बिना ही उसे झट से गले लग गई और उसे बेशुमार चूमने लगी। और अच्छे देखने पर सच में वो बिल्कुल अपने पापा की तरह ही दिख रही थी। अपने पापा अनुराग जैसे ही दिखती थी, अब उसे कोई शक नहीं, और उसे चूमते हुए रोने लगी। अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना मेरा बच्चा, अनुराधा ने रोते हुए पूछा तो अमेलिया भी झट से बोल पड़ी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है माँ आप लोगों ढूंढने में, और हाँ आप लोग चिंता ना कीजिए, मैं हूं ना तो अब सब ठीक हो जाएगा। माँ, बड़ी माँ, दीदी मैं भी तो हूँ। अमेली की आवाज सुन सब उसे पास में बुलाकर उसको भी गले लगा लिया। अमेलिया को पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए उन्हें पहले से ही तैयार करके रख ली थी। वे चारों बहुत ज्यादा खुश थे। अजय उन सबको यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि पूरा परिवार इस तरह मिल जाएंगे। अनुराधा सच में पूरी दुनिया की खुशी आज उन्हें मिल गई थी। बेटा तुम इतनी साल से कहाँ थी? माँ मैं अमेरिकन में थी, जब मुझे होश आया तो मैं एक बेस में थी, और मेरे साथ कई सारी बच्चे भी थे। मैंने 1 साल तक वही रही। भगवान के दया माँ, मैं वहां से बच निकली, मेरे साथ कुछ बच्चे को लेकर मैं भाग गई। मैं और मेरे साथ आए हुए 5 दोस्त वहां से दूर रहने के लिए चले गए, लेकिन मुझे आप लोगों को ढूंढना था, इसलिए उन 5 को एक जगह पर छोड़कर मैं वही अमेरिकन में ही रहने लगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को ढूंढना था इसलिए मुझे वही रहना पड़ा। वहीं पर रहकर मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए वह पर मैंने अपनी नाम पे कई सारे अनाथ आश्रम खोल रखी है माँ, और पैसे कमाने का जरिया थी मेरा हैकर, वो भी मैंने इंडिया के लिए काम करने के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों तक पहुंचनी थी। अमेलिया अपनी माँ को सारी बात बताई। वैसे माँ, पापा हमारे साथ क्यों नहीं है? अमेलिया ने सवाल किया तो अनुराधा आंखें फिर से नम हो गई। अनुराधा के जगह सिमरन ने दी। बेटा आपके पापा आपकी माँ को डाइवोर्स देकर चला गया है, उसने दूसरी शादी भी कर ली है। क्या दूसरी शादी? पर क्यों? अमेलिया ने पूछा। क्योंकि बेटा तुम्हें खोने के बाद दोनों के बीच बहुत ज्यादा दरार आ गई थी। आपके पापा को अच्छे से पता था कि तुम्हारी माँ दूसरी बार माँ नहीं बनेगी, इसलिए उन्हें औलाद चाहिए थी, इसलिए डाइवोर्स देकर चले गए। सिमरन कुछ आगे कह पाती पीछे से राजगोपाल की आवाज आए। और ये सब ओबरॉय पैलेस में हरहाने वाले लोग की किया धरा है बेटा। सच कहूं तो मेरे दोनों बेटियों की जिंदगी उन लोगों ने ही किए हैं, मेरी दूसरी बीवी और बच्चे मिलकर किया हुआ कारनामे है। और ये सब प्रॉपर्टीज पाने के लिए था। ये सब मेरी गलती है बेटा, अगर मैं दोबारा शादी नहीं करता तो ये सब ना होता, राजगोपाल ने उदास बेबसी आवाज में कहा। कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, अमेलिया बोली, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो तो असली चेहरे में बैठी है, तो नाना जी कैसे? राजगोपाल ने अमेलिया की सवाल उसकी आंखों में पढ़ लिया था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे नाना हूं बिट्टू, तुझे खेलना कूदना सिखाया है मैंने। इतना ही कहा था कि अमेलिया झट से राजगोपाल के गले मिल गई। इससे सभी बहुत खुश थे। बातों बातों में रात के 3 बज चुके थे।
अमेलिया ने कहा, ओह बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। और छोटी माँ, अमेली को उसकी कमरे में ले जाऊंगी, उसको आराम करना बहुत जरूरी है। उस खुराना खंडन को बर्बाद करके कर दूंगी। मरे छोटी बहन को इतना तड़प आया है और इससे बहुत जाया विटामिनस का जरूरत है। कल इसके लिए सब लेकर आ जाऊंगी। अब चलो रेस्ट कर लो और आप सभी जैक आराम कर लीजिए। कल की दिन हमारे लिए नया दिन होगा। इतना कहकर मुस्कुराते अमेली को लेकर उसकी कमरे में चली गई। अमेली की कमरा भी बहुत बड़ा खूबसूरत था, लेकिन उसका कमरा सेकंड फ्लोर पर था, जबकि अमेलिया की थर्ड फ्लोर पर। दोनों बहाने बहुत ज्यादा खुश थी। दीदी, ये कमरा अभी अभी आप ही ने सजाया है ना? उसकी बात सुनकर अमेलिया और खुद अमेली भी हंस पड़ी। एमी, 2 दिन तक कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, पहले तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए पहले तुम घर पर आराम कर लेना, ठीक है? ठीक दिदू। दिदू नाम सुन अमेलिया एमी के माथे पर चूमा और आराम करने को कहकर चली गई। सुबह का वक्त सिंह पैलेस में सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी राणा जी ने कहा, मैंने 5 दिन बाद एक पार्टी रखने का प्लान सोचा है। अच्छा, किस खुशी में दादू? नकुल ने कहा, मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, उस खुशी में रख रहा हूँ। राणा जी ने कहा, आप ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पहली बार शादी करके नए नवेली दुल्हन को घर लेकर आने की खुशी मना रहे हो। नकुल ने फिर से कहा तो राणाजी उसे घूरने लगे। नालायक पोते, वो मेरे दोस्त है समझे। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे अपने दोस्त के साथ घूमते हो। राणाजी बच्चों जैसी शकल बनाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं दादू, मैं तो मजाक कर रहा था, नकुल ने कहा। तभी तनु ने कहा, क्यों ना हम अमेली को बुलाए। ये सुन सब के सब विक्रमादित्य की ओर देखने लगे, जो कि नाश्ता कर रहा था। खाते खाते रुक गया और आंखें ऊपर करके संब को देखने लगा। क्या? विक्रम ने चीरते हुए पूछा। अमेली, पायल ने एक हाथ ऊपर उठाते हुए बोली। ये कोट नहीं, अपना हाथ नीचे करो, विक्रम ने कहा तो पायल अपना हाथ झट से नीचे करी। भाई, अमेली को क्यों ना बुलाए? पायल ने पूछा। ठीक है बुला, लेकिन मैं अमेली से प्यार नहीं करता। आखिरी लाइन सुन सबके सब हैरान हो गए। पर बेटा तुम तो उसे पसंद करते थे ना? तेजू ने पूछा। नहीं तो, मैंने कब कहा कि पसंद करता हूँ या प्यार करता हूँ? विक्रम ने कहा। ये सुन सबके सब मुंह उतर गया। वीर विक्रम ने आगे कहा, मैं अमेली के बड़ी बहन से प्यार करता हूँ, ना कि अमेली से। ये सुन हैरान, खुश और कंफ्यूज हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि विक्रमादित्य कहना क्या चाह रहा है। बेटा हम समझे नहीं, रणविजय ने कहा। पापा कल उसे बुला लीजिए, सब आपके सामने क्लियर हो जाएगा, विक्रम ने कहा। नहीं, हमें अभी बुलाना है, अभी के अभी, खुशी उठाते हुए बोली और विक्रम के पास जाकर उसका मोबाइल ले लिया और अमेली का नंबर डायल कर दिया। स्क्रीन का नाम देख वो एकदम हैरान हो गई। अच्छा बच्चू, अगर अमेली से प्यार नहीं करता तो ये क्या है? ये किसका नाम है? लव बीट्स, नंबर तो वही है ना? खुशी ने विक्रम की चोरी पकड़ते हुए बोली। उन दोनों की बातों में वो भूल ही गए थे कि दूसरी तरफ कॉल रिसीव करके कितनी देर से वे सभी बातें सुन रहा है। अमेलिया ये सारी बातें सुन हंस रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।